हेलो गाइस, मेरा नाम है गजेंद्र राजपूत और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कंसेप्चुअल लर्निंग में। एक वीडियो बनाया था मैंने प्रीवियस में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए, मतलब उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ एडिमा पे, एडिमा फॉर्मेशन पे कि किस तरीके से एडिमा होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक में डाउट रहता है कि एडिमा फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या फिजियोलॉजी होती है उसके पीछे, तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं एडिमा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो एक्सेस और abnormal accumulation of fluid inside the cell or outside the cell, but it should be extravascular। इजी वे में अगर समझें तो ये मान लीजिए सेल है, इसके अंदर एक्सेस अमाउंट में अबनॉर्मली अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि एडिमा फॉर्मेशन जो है हुआ है। बट इट शुड बी एक्स्ट्रा वेस्कुलर, मतलब वेसल्स के अंदर वाला जो फ्लूइड है इसको छोड़ के अगर बाहर, आपके वेसल्स के बाहर कहीं भी अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तब हम उसको बोलते हैं एडिमा। सेल के अंदर चाहे कितना ही वेसल्स के अंदर चाहे कितना ही फ्लूइड आपका एक्यूमुलेट हो जाए, हम उसको एडिमा नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि एडिमा हम किसको बोलते हैं, या तो इनसाइड द सेल अगर आपका एक्यूमुलेशन हो जाए फ्लूइड का, या आउटसाइड द सेल हो बट वेसल्स के अंदर ना हो, ब्लड वेसल्स के अंदर ना हो। तो या तो सेल के अंदर हो गया या सेल के बाहर कहाँ हो सकता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये दो सेल्स है मान लीजिए, तो ये बीच में क्या है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेशन हो जाए फ्लूइड का, या फिर सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाए फ्लूइड का, हम उसको बोलते हैं एडीमा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की कि क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस तरीके के एडिमा होते हैं। सबसे पहला है आपका इंटरसेल्यूलर एडिमा, उसके बाद है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एडिमा, पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा एंड देन डिपेंडेंट एडिमा। ये सारे एडिमा को हम पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये एडिमा आपके डेवलप हो सकते हैं बॉडी में, क्या फिजियोलॉजी है इसके बीच में, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रासेल्यूलर एडिमा से। ये इंट्रासेल्यूलर एडिमा क्या होता है। तो एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर अगर एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, ये कोई सेल्स हैं, इसके अंदर अगर एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं एडिमा। और क्योंकि ये फ्लूइड आपका इनसाइड द सेल एक्यूमुलेट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर एडिमा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर स्वेलिंग और सेल्यूलर एडिमा। देखिए, अगर सेल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये सेल का साइज जो है वो आपका बढ़ जाएगा, और ये सेल का अगर साइज बढ़ जाएगा तो ये सेल की स्वेलिंग की तरह हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको सेल्यूलर स्वेलिंग भी बोल सकते हैं। और सेल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, सेल का स्वेलिंग हो रहा है, तो इसको हम सेल्यूलर एडिमा भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेज की कि किस तरीके से, क्या कॉज है जो आपको इंट्रासेल्यूलर एडिमा कर सकता है, मतलब सेल के अंदर आपका फ्लूइड जो है वो ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो सकता है। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। अगर हम इंट्रासेल्यूलर पढ़ रहे हैं और कॉजेज पढ़ रहे हैं तो उसका अल्टीमेट जो गोल है, जो अल्टीमेट जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा लास्ट में, वो क्या होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आपका सेल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना चाहिए। ये आपके माइंड में हमेशा फिट होना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट जो है वो आपका स्टीमिया है। इस टीमिया की वजह से आपका इंट्रासेल्यूलर एडिमा हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्टीमिया का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ठीक है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू है उसके लिए, तो डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू टिश्यू। अब अगर किसी टिश्यू को ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो आपका एटीपी का सप्लाई भी तो कम होगा, तो डिक्रीज एटीपी सप्लाई। अभी आप लोगों ने एक पंप के बारे में सुना होगा जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये आपका है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। सोडियम पोटेशियम पंप में आपकी बॉडी में नॉर्मली ये चलता रहता है। इस पंप में क्या होता है कि सेल के बाहर से दो पोटेशियम आपके सेल के अंदर आते हैं, और सेल के अंदर से तीन सोडियम आपके बाहर जाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि सेल के बाहर जो दो पोटेशियम होते हैं वो सेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं, और सेल के अंदर से जो सोडियम होते हैं वो सेल के बाहर चले जाते हैं। तो अंदर तो कितने, दो पोटेशियम आते हैं, लेकिन बाहर कितने, तीन सोडियम जाते हैं।
और ये पंप को चलने के लिए हमें क्या चाहिए, एटीपी की नीड होती है। किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है, एटीपी की नीड होती है। लेकिन एक नीचे यहाँ पे एक सोडियम चैनल होता है। ये सोडियम चैनल में क्या होता है कि फ्रीली सोडियम जो है वो इधर से सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रीली, और इस चैनल को किसी भी एटीपी की नीड भी नहीं होती है। मतलब एटीपी हो चाहे ना हो, सोडियम आपके सेल के अंदर शिफ्ट होते रहेंगे। लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप को चलने के लिए, उसको वर्क करने के लिए आपका एटीपी की जरूरत होती है। तो अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो क्या ये सोडियम पोटेशियम पंप अच्छे से वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पुअर फंक्शनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप की पुअर फंक्शनिंग होगी, इस तरफ से तो आपका ये सोडियम चैनल से तो आपके सोडियम अंदर शिफ्ट होते ही जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि एटीपी की सप्लाई इतनी नहीं है तो आपके सोडियम सेल के बाहर नहीं जा पा रहे सोडियम पोटेशियम पंप के पुअर फंक्शनिंग की वजह से। तो सोडियम आपका बिल्डअप हो जाएगा सेल के अंदर, तो इंक्रीज सोडियम इनसाइड द सेल्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सोडियम यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि मेनली डिपेंड करता है आपके सॉल्यूट पे, आपके आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पे, आपके प्रोटीन्स पे। तो क्योंकि सोडियम इनसाइड द सेल ज़्यादा हो रहा है तो सेल के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल। अब अगर ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, ये फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो आसपास का जो फ्लूइड होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड होगा वो सारा शिफ्ट हो जाएगा कि यहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनसाइड द सेल्स। क्योंकि सेल के अंदर आपका ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा है तो सारा फ्लूइड जो है वो कहाँ, सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और सेल के अंदर अगर फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर एडिमा बोलते हैं। इंट्रा सेल्यूलर एडिमा। तो कुछ इस तरीके से आपका इंट्रासेल्यूलर एडिमा हो जाएगा, किसकी वजह से, इस्चीमिया की वजह से। ठीक है, वो तो आपकी बात हो गई थी आपके इस्चीमिया की वजह से किस तरीके से आपका सेल्स के अंदर एडिमा हो सकता है, इंटरसेल्यूलर एडिमा हो सकता है। नेक्स्ट है इंजरी टू दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को अगर इंजरी हो जाए तो आपका एडिमा जो है वो किस तरीके से हो सकता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन is not easily permeable to sodium, potassium and कैल्शियम। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लिए परमिएबल नहीं होती है। ठीक है, तो सेल का क्या है, सेल चाहती है हमेशा कि आपका सोडियम जो है वो हमेशा बाहर रहे, सेल से बाहर आपका सोडियम रहे। हमने स्टीमिया वाले में जो सोडियम पोटेशियम पंप देखा था उसमें भी आपने देखा था कि नीचे से आपके जो सेल्स हैं सोडियम जो है वो अंदर आ रहा है और ऊपर से जो है वो एटीपी के द्वारा जो है वो सोडियम को हम बाहर किए जा रहे हैं। 3 सोडियम सोडियम को बाहर कर रहे थे, 2 पोटेशियम को हम अंदर ले रहे थे। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि सेल हमेशा चाहती है कि आपका सोडियम जो है वो आउटसाइड दी सेल रहे। तो सोडियम शुड बी आउटसाइड द सेल ऑलवेज। ठीक है, सेल चाहती हैं कि आपका सोडियम जो है वो सेल के बाहर ही रहे। बट अगर सेल मेम्ब्रेन का अगर इंजरी हो जाए, अगर इंजरी हो जाए, इंजरी टू दी सेल मेम्ब्रेन,
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सोडियम और ये जो कैल्शियम है ये फ्रीली आपके मूव करेंगे, मूव इनटू दी सेल्स। अगर सेल मेम्ब्रेन ही आपकी डैमेज हो गई है, ये सेल है इसकी ये मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो गई है, तो सोडियम और ये कैल्शियम क्या है, फ्रीली जो है वो अंदर की तरफ आपके मूव करने लगे। ठीक है, जैसे ही ये सोडियम और कैल्शियम आपके इनसाइड द सेल मूव करने लगेंगे, तो आपके सेल के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर जो है, सेल के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। और ऑन्कोटिक प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो आपको पता है कि फ्लूइड जो है वो शिफ्ट होने लगता है इनसाइड द सेल इनटू सेल्स, और आपको क्या हो जाता है, अडीमा। और ये अडीमा क्या होता है, कौन सा होता है, इंट्रासेल्युलर अडीमा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगर सेल मेम्ब्रेन की इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी एडिमा फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से कैसे आपका इंट्रासेल्युलर एडिमा हो सकता है। देखिए, नॉर्मली जो सोडियम का लेवल है वो ब्लड और इंटरस्टिशियल स्पेस में सेम है। Na लेवल ब्लड और इंटरस्टिशियल में क्या है, सेम है। अब किसी भी कंडीशन में अगर ये सोडियम का लेवल आपके ब्लड में कम हो जाए, डिक्रीज सोडियम इन ब्लड, तो ऑटोमेटिकली आपके इंटरस्टिशियल में भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इंटरस्टिशियल स्पेस में भी आपका सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि ये इजीली परमिएबल होते हैं। सोडियम आपका जो है वो ब्लड वेसल्स में और इंटरस्टिशियल स्पेस में इजीली परमिएबल होता है। तो अगर ब्लड में कम हो जाएगा आपका सोडियम का लेवल, तो वो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कम हो जाएगा, तो आपको क्या हो गया, हाइपोनाइट्रीमिया। अब अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में सोडियम का अमाउंट कम है, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट कम है, तो आपका ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर इन इंटरस्टिशियम। अगर अब इंटरस्टिशियम में आपका ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो रिलेटिवली सेल के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा रिलेटिवली, क्योंकि सेल के बाहर तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, तो सेल के अंदर रिलेटिवली इंक्रीज हो गया। तो रिलेटिवली ऑन्कोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल इज इंक्रीज। अब अगर सेल के अंदर इंक्रीज हो गया है ऑन्कोटिक प्रेशर, तो सेम चीज फ्लूइड आपका शिफ्ट होगा सेल के अंदर, और जैसे ही सेल के अंदर फ्लूइड शिफ्ट होगा तो आपको क्या हो जाएगा, एडिमा। और क्योंकि सेल के अंदर एडिमा हो रहा है तो ये इस वजह से आपका इंट्रा सेल्युलर है। तो हाइपोनेट्रीमिया की वजह से इस तरीके से आपको इंट्रासेल्युलर एडिमा हो सकता है। तो ये तीनों कॉजेज मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं कि किस तरीके से इस्कीमिया की वजह से आपको इंट्रासेल्युलर एडिमा हो सकता है, किस तरीके से आपको हाइपोनाइट्रीमिया की वजह से एडिमा हो सकता है, और किस तरीके से आपको इंजरी टू सेल मेम्ब्रेन की वजह से आपको एडिमा हो सकता है। तो इस वीडियो में बस हम इंट्रासेल्युलर एडिमा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स्ट्रा सेल्युलर एडिमा के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा के बारे में पढ़ेंगे, और फिर डिपेंडेंट एडिमा पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, ये टॉपिक समझ में आया है, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।